Hello everyone, welcome back to Devrari Pathshala. So guys, today topic of discussion is nucleotide metabolism, न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन. सो आज हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन पढ़ेंगे. अभी तक के 3 पार्ट्स में आपको करा चुकी हूँ जिसमें मैंने न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस आपको डिटेल में पढ़ाया और आज हम लोग जो है न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन के साथ डील करेंगे. ये सीरीज़ है बाक OCS 2023 शॉर्ट टॉपिक्स. ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा. साथ ही साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बाक एग्ज़ाम. ठीक है, सो बाक एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा. ठीक है, ऐसी मोर एक्साइटिंग वीडियोस के लिए देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ एक बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जहाँ पे कि प्यूरिन्स की बात करेंगे. ठीक है, होता क्या है जब हमारी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा DNA RNA है. ठीक है, DNA RNA में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. तो जब इनका डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, तो वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, जैसे माना हमारा mRNA बना, फॉर एग्जाम्पल वो mRNA मिसफंक्शनल था. ठीक है, मे बी उसमें मतलब उसको डिग्रेड करना था तो वो डिग्रेड हो जाता है. ठीक है, वैसे भी जब mRNA से प्रोटीन कोड होता है उसके बाद उस mRNA का क्या होता है, उसका डिग्रेडेशन ही होता है. राइट. सो purine nucleotides are degraded by a pathway in which they lose their phosphate through the action of 5' nucleotidase. ठीक है, सो ये एंजाइम है 5' nucleotidase. ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है, इस डिग्रेडेशन में क्या होता है, जो है प्यूरिन्स के न्यूक्लियोटाइड अपने फॉस्फेट जो है लूज करते रहते हैं. किस एंजाइम के वर्क से, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम से. ठीक है, 5' न्यूक्लियोटाइडेज. आई होप आप लोग इसे याद रखोगे, इंपॉर्टेंट एंजाइम है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है बार के एग्जाम में, सो बी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट, एडिनाइलेट यील्ड्स एडिनोसिन विच इज डिटरमाइंड टू इनोसिन बाय एडिनोसिन डीएमिनेज. ठीक है, सो एडिनाइलेट जो एडिनिन वाले बेसिस, जो एडिनिन के न्यूक्लियोटाइड है उसे हम क्या बोलते हैं, एडिनाइलेट, जो कि एडिनोसिन यील्ड करता है विच इज़ डीएमिनेटेड बाय डीएमिनेटेड टू इनोसिन. इनोसिन में उसे डीएमिनेट कौन करता है, एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम. एंड इनोसिन इज हाइड्रोलाइज टू हाइपोजेंथिन, इट्स प्यूरिन बेस एंड डीराइबोज. ठीक है, इस तरीके से इनका डिग्रेडेशन होता है. हाँ भी अब पाथवे के थ्रू भी इनको पढ़ेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है. जो एंजाइम मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं वो एंजाइम आप लोगों को याद करना है. ठीक है, डिग्रेडेशन के. Hypoxanthine is oxidized successively to xanthine and then uric acid by xanthine oxidase, a flavoenzyme which is with an atom of molybdenum with 4 iron सल्फर सेंटर इन इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारा हाइपोजेंथिन एंजाइम है, देखो जब हमारा प्यूरिन डिग्रेड होता है, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में प्यूरिन का डिग्रेडेशन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा. ठीक है, लेकिन जब हमारा पायरिमिडीन्स डिग्रेड होता है तो उस टाइम पे जो है प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, यूरिया बनता है. ठीक है, आई होप आप लोगों ने सुना होगा यूरिक एसिड, यूरिया. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जनरली, यूरिन किसके फॉर्म में सिक्रीट करते हैं, यूरिया के फॉर्म में हमारा होता है. लेकिन जहाँ पे जैसे कुछ बर्ड्स हो गई, ठीक है, या जहाँ पे वाटर की कमी होती है, जैसे सम रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक्स वगैरह. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड के फॉर्म में जो है ये यूरिक एसिड के फॉर्म में जो है अपना एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं. ठीक है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बचपन में भी. ठीक है, तो जो हमारा एंजाइम है हाइपोजेंथिन, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करता है जेंथिन को और फिर ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है थ्रू द एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज. बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है. ठीक है, एक फ्लेवो एंजाइम है. ठीक है, फ्लेवो एंजाइम का मतलब क्या होता है, जैसे जिन एंजाइम को किसकी जरूरत होती है, कोफैक्टर की. जैसे कि FAD आप लोगों ने कोफैक्टर सुना होगा अगर आप लोगों ने वाइटामिन्स टॉपिक पढ़ा होगा, वाइटामिन्स. ठीक है, वाइटामिन्स एज अ कोफैक्टर. तो वाइटामिन B2 आई थिंक, हाँ B2 होता है राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन का कंस्टिट्यूएंट होता है FAD और FMN. ठीक है, आई होप आप लोगों ने सुना होगा ये. ठीक है, वाइटामिन्स में. ठीक है, तो जिन भी एंजाइम को FAD की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ऐसे ऑक्सीडोडिरेक्टेज, ये एंजाइम क्या है, ऑक्सीडोडिरेक्टेज. ठीक है, जेंथिन ऑक्सीडेज, जो कि ऑक्सीजन के साथ साथ रिडक्शन दोनों प्रोसेस करता है और इनको क्या रिक्वायर होता है, FAD यानी फ्लैविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप विच फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में फंक्शन परफॉर्म करता है. तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, फ्लैवो एंजाइम. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एटम होता है मॉलिब्डेनम का जेंथिन ऑक्सीडेज में और 4 आयरन सल्फर के सेंटर होते हैं एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है,
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दिस कॉन्सेप्ट। जो ये कॉम्प्लेक्स है रिएक्शन का, इसमें जो ऑक्सीजन है वो एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम पाथवे के थ्रू पढ़ेंगे कि कैसे जो है प्यूरिन का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, सो पाथवे के थ्रू पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो AMP है, AMP और GMP। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। जो AMP और GMP है हमारा, यानी एडेनिन का जो न्यूक्लियोटाइड है, और GMP यानी ग्वानिन का जो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, सो इनको सबसे पहले जो है 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम वर्क करता है, जो हमने अभी पढ़ा, जो कि इनका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देता है। तो सबसे पहले स्टेप आता है कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। ठीक है, जिसका जो फंक्शन करता है 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, और यहाँ पे भी 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, दोनों में जो है 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज वर्क करेगा। तब इनको ये कन्वर्ट कर देगा इसको एडिनोसिन में। ठीक है, फॉस्फेट रिमूव हो गया, एडिनोसिन हो गया, यानी क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, और ये हो गया ग्वाइनोसिन, यानी ये भी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, फिर हमारा जो ग्वाइनोसिन है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्वाइनिन में, थ्रू न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम के थ्रू। ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम क्या कर रहा है, राइबोज शुगर को रिमूव कर रहा है। ठीक है, राइबोज शुगर हमारी रिमूव हो गई, अब इसमें किसमें कन्वर्ट होगा, ग्वाइनिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन एकदम जो है किस में कन्वर्ट होता है, इनोसिन में। ठीक है, इसको इनोसिन में कन्वर्ट कौन करता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, यानी इसका सबसे पहले अमोनिया ग्रुप जो है वो रिमूव किया जाता है, और ये इनोसिन बेस में जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, इनोसिन भी एक बेस है। ठीक है, नेक्स्ट जब इनोसिन होता है, इनोसिन पे जब न्यूक्लियोसाइडेज वर्क करता है तब राइबोज रिमूव होता है, और राइबोज के बाद ये हाइपोजेंथिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी एडिनोसिन जो है वो डायरेक्ट एडेनिन में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले ये इनोसिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इनोसिन भी क्या है, एक बेस है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम वर्क करेगा, जो कि इसका राइबोज शुगर रिमूव करेगा, और अगर इनोसिन का राइबोज शुगर रिमूव हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोजेंथिन। ठीक है, हाइपोजेंथिन होगा। फिर हाइपोजेंथिन और ग्वानिन, जो ये दो हमारे प्रोडक्ट बने। ठीक है, जो GMP का प्रोडक्ट बना वो ग्वानिन, जो AMP का बना वो हाइपोजेंथिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्वानिन है और ये हाइपोजेंथिन है। अब आगे की रिएक्शन हमारी क्या है, यहाँ से शुरू है। ठीक है, तो जो हमारा ग्वानिन है वहाँ पर क्या होगा, पहले अमोनिया रिमूव होगा। यहाँ पे तो अमोनिया हमारा इस वाले स्टेप में रिमूव हो गया था, एडिनोसिन डीएमिनेज वाले स्टेप में। ठीक है, जहाँ पे ये एंजाइम ने वर्क किया। यहाँ पर जो है ग्वानिन डीएमिनेज एंजाइम लेटर वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पर जेंथिन ऑक्सीडेज AMP के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, जेंथिन ऑक्सीडेज, जो कि हाइपोजेंथिन के वाटर को रिमूव करके इसको किस में कन्वर्ट करता है, जेंथिन, यानी कीटो फॉर्म जो इसका होता है वो जेंथिन होता है। तो दोनों प्रोडक्ट जो है किस में कन्वर्ट होते हैं, जेंथिन में, GMP भी और AMP भी। ठीक है, तो ये इनका कॉमन प्रोडक्ट हो गया जेंथिन। फिर जेंथिन जो है, जेंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड। ठीक है, ये जेंथिन ऑक्सीडेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि फ्लेवो एंजाइम है, जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ से बाद में क्वेश्चंस आ सकता है, इसीलिए आप लोग इसको जरूर याद रखना है। जेंथिन ऑक्सीडेज हो गया। ठीक है, और एडिनोसिन डीएमिनेज हो गया। ठीक है, और जो है 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज हो गया। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसे आपको याद करना है। ठीक है, एक ये वाला एंजाइम हो गया जेंथिन ऑक्सीडेज, जो कि फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा यूरिक एसिड जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज है, जो कि एडिनोसिन का जो है अमोनिया ग्रुप को रिमूव कर रहा है। ठीक है, और जो 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज है, ठीक है, जो कि किसको रिमूव कर रहा है, फॉस्फोरस ग्रुप इनमें से रिमूव करके इनको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आई होप आप लोगों को ये पाथवे समझ में आया होगा। और आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस करी होगी इस पाथवे से, कि यहाँ पर जो है रिंग स्ट्रक्चर जो है वैसे का वैसे ही है, यानी रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, डायरेक्टली यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है प्यूरिन के केसेस में। ठीक है, प्रिमिडिन का केसेस हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें कैसे होता है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जो यूरिक एसिड हमारा जो अभी फॉर्म हुआ, यूरिक एसिड इज द एक्सक्रिएटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म इन प्राइमेट्स, बर्ड्स, ठीक है, एंड सम अदर एनिमल्स। ठीक है, तो प्राइमेट्स में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं प्राइमेट्स में, मंकीज हो गया, ह्यूमन हो गए, हम लोग क्या आते हैं प्राइमेट्स में आते हैं, बर्ड्स हो गया एंड अदर एनिमल्स हो गया। अ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट यूरिक एसिड एट अबाउट 0.6 ग्राम 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स, यानी हर एक दिन में हम लोग कितना यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, 0.6 ग्राम। ठीक है, इन मोस्ट मैमल्स एंड मैनी अदर वर्टिब्रेट्स यूरिक एसिड इज फर्दर डिग्रेडेड टू एलाटोनिन। ठीक है, एलेंटोइन में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ यूरेट ऑक्सीडेज। ठीक है, तो
हम में या फिर किसी और वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, वहाँ पर जो है यूरिक एसिड को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है किस में, एलेंटोइन में, ठीक है। और फिर वो एंजाइम कौन सा होता है, यूरेट ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बार के एग्जाम में, ठीक है। सो आप जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उसको तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर देना, ठीक है, और अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको रोज जो है रिवाइज करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम डिजीजेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि जैसे प्यूरिन कैटाबॉलिज्म के बाद जैसे डिग्रेडेशन में कौन कौन सी डिजीजेस आप लोगों को हो सकती है, ठीक है। सो इन ह्यूमन गाउट इज अ डिजीज ऑफ द जॉइंट कॉज्ड बाय एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में जो है एक्सेसिव यूरिक एसिड बन जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड में अगर यूरिक एसिड फॉर्म हो जाए टिश्यूज़ में, तो उसमें कौन सी डिजीज़ होती है, गाउट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। The joints become inflamed and painful and arthritic owing to the abnormal deposition of sodium urate crystal, ठीक है। तो हमारी जो जॉइंट्स होती हैं, ठीक है, जॉइंट्स का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, ये यहाँ पे एल्बो हो गया, ठीक है, नीज हो गया, यहाँ पे जॉइंट्स है हमारे, तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट होने लग जाता है, सोडियम यूरेट क्रिस्टल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। सोडियम यूरेट क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जॉइंट्स में पेन होना बहुत शुरू हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का देखा होगा आपने, किसी के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, तब पता चलता है कि उनमें क्या हो रहा है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, गाउट डिजीज़, ठीक है। द किडनी इज ऑल्सो अफेक्टेड, किडनी भी हमारी जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। As excessive uric acid is deposited in the kidney tubules, gout occurs predominantly in males. Males में ज़्यादातर जो है ये gout के केसेस जो है मेल्स में देखे जाते हैं। A genetic disorder of one of another enzyme of purine metabolism may also affect sometime, ठीक है। तो जब मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को पता होगा, तो मैंने आपको एक डिजीज़ के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, जिसका नाम था लेसहाइन सिंड्रोम, ठीक है, जो कि HGPRT जो एंजाइम था उसकी डिफिशियंसी से हो रहा था, ठीक है। तो हमें वहाँ पे हमने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि इससे जो है यूरिक एसिड का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो उस एंजाइम की डिफिशियंसी से भी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो एंजाइम बोला हुआ है वो वही एंजाइम बोला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग रिमेंबर करना कि उस एंजाइम की डिफिशियंसी से भी जो है यूरिक एसिड इंक्रीज हो सकता है और जिससे कि गाउट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग रिमेंबर करोगे, याद रखोगे इस चीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं, गाउट इज इफेक्टिवली ट्रीटेड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एंड ड्रग थेरेपी। देखो हम इसे न्यूट्रिशन दे के भी ट्रीट कर सकते हैं और ड्रग थेरेपीज दे के भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर स्टार्टिंग केस हो गाउट का, जैसे स्टार्टिंग केस हो, उस टाइम पे हम फूड प्रोवाइड करते हैं ऐसे पर्सन को जैसे जो कि न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड में जो है रिच होता है, ठीक है। जैसे हो गया लीवर और ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, आर विद हेल्प फ्रॉम द डाइट में आप लोग ऐसे प्रोडक्ट ले सकते हो जिससे कि जो है जिसमें कि क्या ज़्यादा प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक ड्रग भी है जिसका नाम है एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। जब ये गाउट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड आपकी बॉडी में, तो उस टाइम पे क्या देना पड़ता है, ड्रग देना पड़ता है, जो कि है एलोप्यूरिनॉल, जो इनिबिट करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज अभी हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट एंजाइम था ये वाला एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम था ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, जो फाइनल जो है किसको कन्वर्ट कर रहा था, एक तो हाइपोजेंथीन को ज़ैंथीन ऑक्सीडेज में कन्वर्ट कर रहा था, ज़ैंथीन में कन्वर्ट कर रहा था, और ज़ैंथीन को फिर यूरिक एसिड में, ठीक है। तो अगर यही एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए तो यूरिक एसिड फॉर्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि यही एंजाइम तो कन्वर्ट कर रहा है फाइनल प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड में, ठीक है। तो ये एलोप्यूरिनॉल क्या करता है, इसी एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। द एंजाइम दैट कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ प्यूरिन्स टू यूरिक एसिड, जो कि यूरिक एसिड में प्यूरिन्स को कन्वर्ट कर रहा है, उसी एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। सो ये कैसे करता है, जो एलोप्यूरिनॉल होता है वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का, ठीक है। तो ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के पास एज अ सबस्ट्रेट आता है और उस पर बाइंड कर जाता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद जो एलोप्यूरिनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीप्यूरिनॉल में, ठीक है। ऑक्सीप्यूरिनॉल को हम अनदर नाम भी बोलते हैं एलोजेंथीन, ठीक है, इस पे कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ऑक्सीप्यूरिनॉल क्या करता है, ये इनएक्टिवेट कर देता है ज़ैंथीन एंजाइम को। जैसे ही इसने पहले एज एलोप्यूरिनॉल इस पे सबस्ट्रेट की तरह बाइंड करा इस एंजाइम पे, फिर ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीप्यूरिनॉल में, ठीक है। ऑक्सीप्यूरिनॉल फिर क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देगा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को, ठीक है। और
फिर जो है उसकी एक्टिव साइट पे टाइटली बाउंड होके उसको इनएक्टिव कर देगा। अब उसकी एक्टिव साइट अगर बंद हो जाएगी तो कोई जो उसका मेन सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर पाएगा, यानी ज़ैंथीन जैसे उसका मेन सबस्ट्रेट है तो वो उस पर बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्टिव साइट पे किसने कब्जा कर लिया? ऑक्सीप्यूरिनॉल ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एलोप्यूरिनॉल जो है वो इनहिबिट करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप लोग इस फिगर में देख सकते हो एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, ये एलोप्यूरिनॉल है। ठीक है, जो कि ड्रग है। ठीक है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है। ठीक है, और इसका इनॉल फॉर्म जो है ये हाइपोजेंथीन है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे जो है चेंज होने की वजह से ये एलोप्यूरिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज पे बाइंड करके किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीप्यूरिनॉल में। ठीक है, और फिर ऑक्सीप्यूरिनॉल क्या कर देता है? उसकी जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है, ठीक है, जैसे हमारा ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है। ठीक है, ये एंजाइम है और ये इसकी क्या है? एक्टिव साइट है। ठीक है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सबस्ट्रेट हमारा बाइंड करता है, तो उस पर ये जो है ऑक्सीप्यूरिनॉल जो है ये परमानेंटली बाइंड हो जाता है। ठीक है, जिससे कि जो दूसरा सबस्ट्रेट आना था इसके पास में वो नहीं आ पाता है और ये एंजाइम परमानेंटली क्या हो जाता है? इनहिबिटेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है अपने एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे स्ट्रक्चर जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर आप लोगों से नहीं पूछा जाता है, लेकिन नेम्स वगैरह जो है आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी। ठीक है, एडीए एंजाइम हमने कहाँ पर देखा था? यहाँ पर देखा था। ठीक है, ये था एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ठीक है, जो एडिनोसिन को इनोसिन में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, सो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी से पढ़ लेते हैं। सो एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी लीड्स टू अ सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज इन विच टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट डू नॉट डेवलप प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर इस एंजाइम की कमी हो गई तो हमारा जो है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो है डेवलप नहीं हो पाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कितने इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था बार्क ओसीएस 2021 एग्जाम में। ठीक है, सो एडिनोसिन डीएमिनेज रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड इसलिए डिजीज पोर्शन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, डिजीज पोर्शन से आ सकता है, यहाँ से भी वापस रिपीट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। So lack of ADA leads to 100-fold increase in the cellular concentration of DATP। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गया तो हमारे सेलुलर कंसंट्रेशन में क्या इंक्रीज हो जाता है? DATP इंक्रीज हो जाता है। अ स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ठीक है, ये किसका इनहिबिटर है? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का। ठीक है, हाई लेवल ऑफ DATP प्रोड्यूस जनरली डेफिशिएंस ऑफ अदर DNTPs। ठीक है, अगर DATP जो है हाई प्रोड्यूस हो गया तो दूसरे NTPs, ठीक है, उनका भी जो है डिफिशियंसी हो जाती है इन टी लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, द बेसिस ऑफ बी लिम्फोसाइट टॉक्सिक इज लेस क्लियर। बी लिम्फोसाइट में क्या क्या होता है ये ज़्यादा जो है पता नहीं है। ठीक है, individual with ADA deficiency lack an effective immune system and do not survive under in isolated or in a sterile बबल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या मतलब है? जैसे अगर हमारी बॉडी में अगर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट वर्क कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने थोड़ी भी इम्यूनोलॉजी पढ़ी होगी तो जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट होता है वो क्या करता है? जैसे हमें कोई भी डिजीज होती है तो परमानेंटली उसको इरेडिकेट करते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का। ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी में नहीं रहेंगे तो हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल रहते हैं, तो हम लोग कितने बार हमारे मुंह में जर्म्स जाते रहते हैं, वायरसेस जाते रहते हैं। ठीक है, तो उनसे हमारी बॉडी हर वक्त क्या करती रहती है? फाइट करती रहती है। और मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जो कि फाइनली जो है उस प्रॉब्लम को जड़ से रिमूव कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर यही हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा? फिर हम लोग अगर बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाएंगे तो जो भी हमें डिजीज़ होगी, जो भी बैक्टीरिया हम पे अटैक करेगा, वायरस हम पे अटैक करेगा, वो फिर जो है परमानेंटली इरेडिकेट हमारी बॉडी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या हो सकती है? हमारी डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा हो गया, एडीए एंजाइम की कमी हो गई, तो फिर उस इंसान को किस में रखा जाता है? आइसोलेटेड कंडीशन में, यानी ऐसे रूम में रखा जाएगा, ऐसे घर में रखा जाएगा जो कि हर टाइम जहाँ पर जो है वो वायरसेस बैक्टीरिया को मारा जाए, वहाँ पे बाहर से उस घर का कोई मतलब ना हो। ठीक है, पूरा मतलब एकदम ही स्टेराइल कंडीशन में उस घर को रखा जाएगा। ठीक है, तब जाके वो इंसान जो है सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है,
सो ADA डिफिशियंसी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टारगेट ऑफ ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल इन 1990, ठीक है। ह्यूमन जीन थेरेपी का फर्स्ट ट्रायल जो है 1990 में, वो कौन था? ADA डिफिशियंसी था, ठीक है। इन मोर रिसेंट ट्रायल, अभी का जो मोर रिसेंट जो ट्रायल किया गया है, सम ADA डेफिशिएंट इंडिविजुअल रीगेन नॉर्मल इम्यून सिस्टम फंक्शन आफ्टर बीइंग गिवन अ फंक्शनल जीन फॉर ADA, ठीक है। अगर हम उस इंसान को जिसमें ADA डिफिशियंसी है, अगर हम उसको फंक्शनल जीन दे दें ADA एंजाइम का, ठीक है, जिस जो जीन की बाद में जाके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ADA एंजाइम बनाएगा, तो फिर हम जो है इस जो ये प्रॉब्लम है ADA डिफिशियंसी की, वो जो है इरेडिकेट कर सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ADA डिफिशियंसी पेशेंट में अगर हमने जीन थेरेपी से ADA जीन डाल दिया तो फिर क्या वो नॉर्मल हो सकता है? तो बिल्कुल वो नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर योर बार्क एग्जाम। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स का डिग्रेडेशन, ठीक है। So unlike purine rings which are not cleaved in human, the pyrimidine ring can be opened and degraded to highly water soluble structure such as beta amino isobutyryl, ठीक है। तो जैसे प्यूरिन रिंग हमने देखा था, ठीक है, यूरिक एसिड लास्ट में प्रोडक्ट बना था, तो रिंग जो है वैसी की वैसी थी रिंग, ठीक है, रिंग का डिग्रेडेशन नहीं हुआ था। लेकिन पायरिमिडीन के केसेस में क्या होता है, रिंग जो है वो क्लीव्ड होती है, ठीक है। ह्यूमन सेल्स में पूरा जो है पायरिमिडीन की रिंग पूरी क्लीव होके, ठीक है, और पायरिमिडीन रिंग कैन बी ओपन डिग्रेडेड इन हाईली वाटर सॉल्युबल स्ट्रक्चर, ठीक है, वाटर सॉल्युबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा अमीनो आइसोब्यूटायरेट, ठीक है। ये थायमीन का प्रोडक्ट होता है, थायमीन में ये कन्वर्ट होता है बीटा अमीनो आइसोब्यूटाराइड, ठीक है। द पाथवे फॉर डिग्रेडेशन ऑफ पायरिमिडीन जनरली लीड्स टू NH4 प्रोडक्शन, ठीक है, यानी अमोनिया का प्रोडक्शन जो है जनरली प्रिमिडीन से होता है, ठीक है, और इसीलिए जहाँ बोलते हैं हम कि यूरिया सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो जब भी पायरिमिडीन्स का डिग्रेडेशन होता है तो वहाँ पर जो है अमोनिया प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि यूरिया प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए मैंने बोला था प्यूरिन्स के डिग्रेडेशन में हमारा क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और पायरिमिडीन के डिग्रेडेशन में हमारा जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। पहले तो अमोनिया बनता है, अमोनिया क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है, तो हमारा जो लीवर है उसे अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है, और फिर एक्सक्रिएट कर देता है, ठीक है। थायमीन फॉर एग्जाम्पल इज डिग्रेडेड टू मिथाइल मेलेनो सेमी एल्डिहाइड एंड एज एन इंटरमीडिएट ऑफ वेलिन कैटाबॉलिज्म, ठीक है। थायमीन का हम यहाँ पर डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, पाथवे पढ़ेंगे थायमीन का, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा थायमीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डाईहाइड्रोयूरैसिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इस थायमीन को कन्वर्ट कर रहा है डाईहाइड्रोथायमीन में, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इस पर अटैच किया जा रहा है, ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, डाईहाइड्रोथायमीन में, ठीक है। फिर डाईहाइड्रोथायमीन जो है डाईहाइड्रो पायरिमिडीनेज एंजाइम की मदद से इसमें जो है वाटर ऐड करके इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, बीटा यूरिडिनो ब्यूटायरेट में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर वापस जो है ये यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, जो बीटा यूरिडिनो ब्यूटायरेट एंजाइम जो प्रोडक्ट हमारा बना, इसके बाद जो है बीटा यूरिडो प्रोपिनेज एंजाइम वर्क कर रहा है, जो कि यहाँ पर जो है इसको कन्वर्ट कर रहा है बीटा अमीनो आइसोब्यूटायरेट में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और देखो पूरी रिंग जो है ब्रेक हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट बना यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये है अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। बाइकार्बोनेट्स तो फिर CO2 के फॉर्म में जो है हम हवा में फेंक देते हैं, ठीक है, यानी सांस लेते टाइम जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं, तो ये बाइकार्बोनेट फिर कन्वर्ट होता है CO2 में और फिर एयर में वापस चले जाता है। लेकिन जो अमोनिया है इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू लीवर, और फिर ये जो है यूरिया के फॉर्म में जो है एक्सक्रिएट आउट किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आई होगी। और ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो यहाँ पे कि अमोनिया रिलीज कर रहा है फ्रॉम यूरिडियो आइसोब्यूटायरेट से, और ये नाम क्या है इसका, बीटा यूरिडियो प्रोपियोनेज, ठीक है। ये एंजाइम आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट एंजाइम है। नेक्स्ट जो है जो ये वाटर सॉल्युबल हमारे पास प्रोडक्ट बना बीटा अमीनो आइसोब्यूटायरेट, इस पे जो है वापस से अमीनो ट्रांसफरेज वर्क करेगा, जो कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को यहाँ पर कन्वर्ट करेगा ग्लूटामेट में, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएगा वो मिथाइल मेलोनाइल
सेमी एल्डिहाइड, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट इसका थायमिन डिग्रेडेशन का, ठीक है। तो हमारा जो ये वाटर सॉल्युबल सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल हैं ये, ठीक है। जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो बना, जो एक्सक्रिएट हुआ वापस हमारी बॉडी से, वो क्या था, NH4, जो कि बाद में जो है यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक था आप लोगों का पूरा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में करवा दिया है, ठीक है। और ये टॉपिक बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर कोई और नए टॉपिक पढ़ने हैं या DBT के टॉपिक्स पढ़ने हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या आप लोगों को बार्क OCS के शॉर्ट टॉपिक्स और पढ़ने हैं तो भी आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए देवराडी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।